त थ द ध न प फ ब भ म। अब सोचिए कक्षा 1 में, कक्षा 2 तक भी आपने क ख ग घ पढ़ा होगा, लेकिन इस तरीके से नहीं पढ़ा होगा जिस तरीके से आज पढ़ाया जाएगा। अभी तक आप पढ़ते होंगे कैसे, क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ड़, ऐसे क्रम से पढ़े होंगे। लेकिन अब आपको ऐसे नहीं पढ़ना है, इसका अब कोई महत्व नहीं है। अब हमको उल्टे ढंग से पढ़ना है। सबसे पहले हम किसे पढ़ेंगे, क च ट त प, क च ट त प। अगर आप पढ़ रहे हैं क च ट त प, यानी इसका मतलब है कि आप 5 वर्गों का नाम ले रहे हैं, और इन वर्गों का शुद्ध रूप क्या होता है, कु चु टू तु पु, यानी कुचु टू तु पु। क्यों, जब आप संस्कृत में पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा अकुह विसर्जनी नाम कंठा, इचु यसा नाम तालु, ऋतु रसा नाम मूर्धा, ऋतु लसा नाम दंता, उपु पद्मानी नाम ओष्ठव। ठीक, यानी आपको अकुह विसर्जनी नाम कंठा, कु मिले ना, कु माने क वर्ग, इचु यसा नाम तालु, चू मिला, चू का मतलब च वर्ग, ऋतु रसा नाम मूर्धा, ट मिला ना, टू मिला ना, टू का मतलब ट वर्ग, ऋतु लसा नाम दंता, ता मिला, ता का मतलब, तू का मतलब त वर्ग। फिर कहते हैं उपु पद्मानी नाम ओष्ठव, पू मिला, पू का मतलब प वर्ग। अब आपको पढ़ना है क च ट त प, यानी आप 5 वर्गों का नाम ले रहे हैं। फिर आपको पढ़ना है 2 वर्ड लेकर, यानी क ख। अभ्यास करिएगा, हो जाएगा। क ख पढ़ना है, ग से आपको छोड़ देना है, यानी क ख च छ ट ठ त थ प फ। ठीक, क ख च छ ट ठ त थ प फ। और तेजी से पढ़ेंगे तो पढ़ा जाएगा क ख च छ ट ठ त थ प फ, क ख च छ ट ठ त थ प फ। ठीक, इसका मतलब होता है, इसे पढ़ने का मतलब है कि आप अघोष वर्णों का नाम ले रहे हैं, यानी पहला और दूसरा क्या होता है, अघोष वर्ण होता है। ठीक, अब देखिए हमें क्या करना है, पहले और दूसरे को छोड़ देना है, तीसरा चौथा पांचवा पढ़ना है। तीसरा चौथा पांचवा पढ़ने का मतलब आप सघोष वर्णों का नाम ले रहे हैं। ठीक, पहला तीसरा चौथा और पांचवा। अब इसको पढ़ना है, यहाँ से फिर यहाँ आ जाना है आपको, यानी न के बाद आपको ज पढ़ना है। ठीक, चलिए पढ़ते हैं तीसरा चौथा पांचवा को, ग घ ङ ज झ ञ ड ढ ड़ द ध न ब भ म। अभ्यास करेंगे, तेजी से पढ़ेंगे, ग घ ङ ज झ ञ ड ढ ड़ द ध न ब भ म, यानी ग घ ङ ज झ ञ ड ढ ड़ द ध न ब भ म। ठीक, अब इसका मतलब हो गया कि आप जो है सघोष वर्णों को पढ़ रहे हैं। ठीक, अब जब देखिए इसके आगे करना क्या है कि हमें पढ़ना है पहला तीसरा और पांचवा। पहला तीसरा और पांचवा पढ़ना है। जब हम पहले तीसरे और पांचवें को पढ़ेंगे तो इसका मतलब है आप अल्प प्राण को पढ़ रहे हैं, अल्प प्राण को पढ़ रहे हैं। तो अब इसे पढ़कर देखते हैं, यानी बीच में ख को छोड़ देना और घ को छोड़ देना है। ठीक, पढ़ते हैं क ग ङ च ज ञ ट ड ड़ त द न प ब म। अभ्यास करते हैं, क ग ङ च ज ञ ट ड ड़ त द न प ब म, क ग ङ च ज ञ ट ड ड़ त द न प ब म। ठीक, यानी एक एक छोड़कर हमें पढ़ना है। लेकिन अब हमको पढ़ना है दूसरा और चौथा। बात आकर यहीं फंस जाती है, दूसरे और चौथे को हम एक साथ नहीं पढ़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि यह महाप्राण है और 2 महाप्राण वर्णों का उच्चारण एक साथ नहीं हो सकता है। पिछली बार आपके सीटेट में यही पूछा था, 2 महाप्राणों का उच्चारण एक साथ नहीं हो सकता है। यही ऑप्शन सही था, कोर्ट ने बाद में आखिरी से माना था। ठीक,
चलिए इसे यानी ख और घ, छ और झ उतनी तेजी से हम नहीं पढ़ सकते हैं। हमारी सांस रुकनी है तो रुकनी ही है, लेकिन इसको हम पढ़ सकते हैं क ग अंग च ज ञ ट ड ड़ त द न प ब म। जितनी तेजी से छ उतनी तेजी से पढ़ सकते हैं क ग अंग च ज ञ ट ड ड़ त द न प ब म, लेकिन आप इसे नहीं पढ़ सकते हैं। ठीक, चलिए बात करते हैं आगे। अंतस्थ का मतलब, अंतस्थ की संख्या 4 होती है। ऐसे वर्ण जो कंठ के नीचे के भाग से उच्चारित होते हैं उसे अंतस्थ वर्ण कहते हैं, और अंतस्थ वर्णों की संख्या 4 होती है। कौन कौन सा होता है? तो इसमें होगा य, र, ल और व। य, र, ल, व क्या होता है आपका? अंतस्थ होता है। इसमें जिह्वा का कोई मोल नहीं होता है। ठीक, अब इसके बाद हम देखते हैं आता है ऊष्म वर्ण। ऊष्म वर्णों की संख्या भी कितनी होती है? 4 होती है। ऊष्म वर्णों की भी संख्या कितनी होगी? 4 होगी। अब इसकी परिभाषा क्या कहती है? ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में मुख से श्वास की मात्रा ज़्यादा निकलती है अथवा मुख से सीटी जैसी आवाज़ निकलती है उसे क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन कहते हैं। और ऊष्म व्यंजनों की संख्या 4 होती है। कौन कौन सी होती है देखते हैं। इसमें होगा आपका स और हाँ। ठीक, ये 4 क्या होते हैं? आपके ऊष्म व्यंजन होते हैं। इसके बाद अब हम बात करते हैं संयुक्त व्यंजनों की। संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 होती है। द्विगुण या उच्छृप्त की संख्या 2 होती है। अब संयुक्त, अभी आप पढ़ेंगे, इसके पहले पढ़े होंगे आप संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर में क्या हुआ था? 2 भिन्न स्वर मिले थे। अब यहाँ पर क्या होगा? 2 भिन्न व्यंजन मिलेंगे। जहाँ 2 भिन्न स्वर मिलते हैं वहाँ संयुक्त स्वर होगा, जहाँ 2 भिन्न व्यंजन मिलेंगे वहाँ संयुक्त व्यंजन होगा। ठीक, चलिए जोड़ते हैं। जैसे क प्लस स बराबर 6, त प्लस र बराबर 3, ज प्लस ञ बराबर ज्ञ। इसके बाद एक और होता है स प्लस र बराबर स्र। ठीक, चलिए अब देखते हैं 52 वर्ण आपका हुआ कि नहीं हुआ। ठीक, जोड़ते हैं। आपके कितने मूल स्वरों की संख्या कितनी थी? मूल स्वरों की संख्या 4। दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी थी? 7। ठीक, इसके बाद आ जाइए व्यंजन में। व्यंजन में स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है? 25। अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी है? 4। ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी है? 4। इसके बाद संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी है? 4। द्विगुण व्यंजन की संख्या कितनी है? 2। अभी आपका अयोगवाह छूट रहा है। अयोगवाह की संख्या कितनी थी? 2। ठीक, पूरा जोड़िए। 4 हो गया, 7 4 11 हो गया, 11 5 16 हो गया, 4 20, 20 4 24, 24 4 28, 28 4 32, 32 का 2 हो गया। हासिल लगा 3 का, 3 और 2 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 5। हिंदी वर्णमाला में यही आपके 52 वर्ण होते हैं। ठीक, चलिए इसे एक बार आपको स्क्रीनशॉट मारना हो, स्क्रीनशॉट मार लीजिए। साइड हो जा रहे हैं हम। चलिए आगे चलते हैं। हौसले को आप लोग उम्दा रखे रहिए और पढ़ते रहिए। चलिए एक चीज़ और देखते हैं। चलिए एक चीज़ और हम देखते हैं। अभी हम पढ़े हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त
व्यंजन। यानी इसमें बताया गया जहाँ दो असमान व्यंजन मिलते हैं वहाँ पर क्या हो जाता है, संयुक्त व्यंजन हो जाता है। असमान व्यंजन वो भी बीच में स्वर नहीं रहना चाहिए। जैसे आपको बताया गया क प्लस क प्लस स बराबर क्या हो गया, छ। ठीक, त प्लस र बराबर हो गया त्र। ठीक, ये भी हो गया, ये आपका संयुक्त व्यंजन है। लेकिन अगर हम लिख दें का प्लस य बराबर क्या, ठीक, च प्लस व बराबर च्व, तो ये भी आपका क्या है, संयुक्त व्यंजन ही है। ये भी आपका संयुक्त व्यंजन ही है। लेकिन एक चीज आपको मिलता है, द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन इसी को कहते हैं द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन या द्वित्व व्यंजन। द्वित्व का मतलब होता है ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण में जिह्वा अपने स्थान पर थोड़ी देर के लिए दब जाए, रुक जाए, उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। तो ऐसे व्यंजन कौन कौन से होते हैं द्वित्व व्यंजन? जब दो व्यंजनों का योग एक साथ होता है और वे व्यंजन समान होते हैं, उनके बीच स्वर नहीं होता है, तो उसे क्या कहते हैं, द्वित्व व्यंजन कहते हैं। ठीक, मोटी मोटा परिभाषा देखते हैं, बहुत छोटी सी परिभाषा। जब दो समान वर्णों का योग, व्यंजन भी कह सकते हैं, जब दो समान व्यंजनों का योग एक साथ होता है और उनके बीच स्वर नहीं होता है, तो उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे क प्लस क बराबर क। ठीक, अगर आपको लिख दिया जाए पक्का, ठीक, इस का को तो आप पूरा बोल लेते हैं, लेकिन जब आप कहते हैं इस का को पक्का, यानी यहाँ पर पहले वाले क पर जाकर जिह्वा दब जाती है, उठ ही नहीं पाती है, पक्का। जैसे कहते हैं बच्चा, बच्चा, यानी इस च पर जिह्वा जाकर रुक गई, तो वही कहते हैं जहाँ दो समान व्यंजनों का योग एक साथ होता है, बीच में स्वर नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं, द्वित्व या द्वित्व व्यंजन। जैसे आप कहते हैं दिल्ली, दिल्ली, बिल्ली, तो ये सब क्या होता है, द्वित्व या द्वित्व व्यंजन होता है। चलिए संख्या हम देख लेते हैं, किस वर्ण की कितनी संख्या होती है। चलिए हम संख्या के बारे में देखते हैं। ठीक, अगर बात की जाए तो वर्ण भेद, तो वर्ण भेद कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। ठीक, अगर बात की जाए स्वर भेद, तो स्वर भेद कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। बात की जाए व्यंजन भेद, यानी व्यंजन के भेद कितने होते हैं, तो 4 प्रकार का। ठीक, अब देखिए व्यंजन के 4 भेद हो गए, स्वर के 3 भेद हो गए, वर्ण के 3 भेद हो गए। ठीक, अब अगर आपसे पूछता है मूल स्वर, मूल स्वर की संख्या कितनी होती है, तो मूल स्वरों की संख्या 4 होती है। अगर आपसे पूछता है दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो दीर्घ स्वरों की संख्या 7 होती है। अगर पूछ लेता है मूल दीर्घ की संख्या कितनी होती है, मूल दीर्घ स्वर, तो मूल दीर्घ स्वरों की संख्या 4 होती है। ठीक, सॉरी, मूल दीर्घ स्वरों की संख्या 3 होती है। अगर आपसे पूछता है दीर्घ संयुक्त स्वरों की संख्या, दीर्घ संयुक्त स्वर, तो इसकी संख्या कितनी होती है, तो इसकी संख्या 7 होती है। अगर आपसे पूछता है कुल स्वर की संख्या,
तो आप कितना लिखेंगे? 13 लिखेंगे, क्योंकि इसमें अयोगवाह को जोड़ देता है। अगर आपसे पूछता है केवल स्वर, ऐसे पूछ लेता है स्वरों की संख्या कितनी होती, तब आप कितना लिखेंगे? 11। ठीक। इसके बाद पूछता है गुण स्वरों की संख्या, तो गुण स्वर कितने होते हैं? 2 होते हैं। अगर पूछता है वृद्धि स्वरों की संख्या, तो वृद्धि स्वर भी कितने होते हैं? 2 होते हैं। ठीक। अगर पूछता है अमात्रिक स्वरों की संख्या, तो अमात्रिक स्वरों की संख्या 1 होती है, क्योंकि अ की मात्रा नहीं होती है। अगर पूछता है मात्रिक स्वरों की संख्या, मात्रिक स्वर की संख्या, तो मात्रिक स्वरों की संख्या होती है 10। अगर पूछ लेता है हिंदी वर्णमाला में मात्राओं की संख्या, यानी मात्राओं की संख्या, तो मात्राओं की संख्या भी कितनी होती है? 10 होती है। ठीक। अब इसके बाद आपसे पूछता है कुल व्यंजन, कुल व्यंजन, तो कुल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 41 या 39। याद करिएगा, ऑप्शन में या तो 41 रहेगा या तो 39 रहेगा। अगर ऑप्शन में दोनों आ जाते हैं तब आप किसे मारेंगे? 41 को मारेंगे। ठीक। क्यों? क्योंकि इसमें अयोगवाह को जोड़ देता है और इसमें अयोगवाह को नहीं जोड़ता है। इसकी संख्या 39 कैसे होती है? क्यों? क्योंकि इसकी संख्या 39 जब होती है तो इसमें आपके 33 मूल व्यंजन होते हैं, 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं, 2 द्विगुण व्यंजन होते हैं। तो 33 मूल व्यंजन प्लस 4 संयुक्त व्यंजन, 33 4 37, 2 द्विगुण मिला के हो जाते हैं 39। ठीक। जब अयोगवाह को जोड़ता है तो हो जाते हैं 41। ठीक। अब अगर आपसे पूछता है मूल व्यंजनों की संख्या, तो मूल व्यंजनों की संख्या होती है 33। ठीक। अगर आपसे पूछता है स्पर्श व्यंजनों की संख्या, तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या होती है 25। फिर पूछता है अंतस्थ व्यंजनों की संख्या, तो इसकी संख्या होती है 4। अगर पूछता है ऊष्म व्यंजन की संख्या, तो ऊष्म व्यंजन की संख्या होती है 4। अगर पूछता है संयुक्त व्यंजन की संख्या, तो इसकी संख्या होती है 4। अगर पूछता है द्विगुण व्यंजन की संख्या, तो इसकी संख्या होती है 2। इसी को उच्छिक्त भी कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? उच्छिक्त। एक चीज, अगर आपसे पूछता है हिंदी वर्णमाला में कुल वर्गों की संख्या, यहाँ वर्ण की बात नहीं कर रहा है, यहाँ वर्ण की बात नहीं कर रहा है, यहाँ वर्ग की बात कर रहा है। कुल वर्गों की संख्या, तो कुल वर्ग कितने होते हैं? 5 ही होते हैं। अभी बताया गया था क च ट त प कुचु टुतु पु। ठीक। अगर पूछेगा एक वर्ग बराबर कितने वर्ण होते हैं, तो एक वर्ग बराबर 5 वर्ण होते हैं। ठीक। अब शायद इसमें से कुछ छूटा नहीं है और इससे ज़्यादा कुछ पूछता भी नहीं है। ठीक। इसे आप एक बार स्क्रीनशॉट मार लीजिए, इसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए
आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, कुछ और कंफ्यूजन होगा उसको भी दूर करते हैं। अगर आपसे पूछता है अमात्रिक वर्ण कौन सा होता है, अमात्रिक वर्ण, तो अमात्रिक वर्ण होता है सॉरी यहाँ वर्ण उचित नहीं पड़ेगा, यहाँ पर आप स्वर लिख, अमात्रिक स्वर, क्योंकि स्वर अच्छा पड़ेगा। यहाँ अमात्रिक स्वर पूछता है तो अमात्रिक स्वर होता है अ। अगर पूछता है आगत स्वर, आगत स्वर, तो आगत स्वर का मतलब होता है आ, अर्धचंद्र बिंदु। इसके बाद अगर पूछता है मूल स्वर, तो मूल स्वर होता है अ, ई, उ और ठीक। मूल दीर्घ, तो इसमें आएगा आपका आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ठीक। अगर आपसे पूछता है संयुक्त स्वर, तो संयुक्त स्वर में आपका आता है ए, आई, ओ, आओ, ठीक। इसके बाद अगर आपसे पूछता है गुण स्वर, गुण स्वर, तो गुण स्वर क्या होते हैं ए और ओ। अगर आपसे पूछता है वृद्धि स्वर, तो वृद्धि स्वर होता है आई और औ, ठीक। इसके बाद अगर पूछता है स्पर्श संघर्षी वर्ण, अगर आपसे पूछता है स्पर्श संघर्षी वर्ण, तो स्पर्श संघर्षी वर्ण होता है च, छ, ज और झ, ठीक। अगर आपसे पूछता है ऊष्म संघर्षी, ऊष्म संघर्षी वर्ण, तो ऊष्म संघर्षी वर्ण होता है स, जो देखिए जो ऊष्म व्यंजन होता है वही ऊष्म संघर्षी व्यंजन भी होता है, तो इसमें आएगा स, स और ह, ठीक। चलिए अगर आपसे पूछता है काकल्य वर्ण, काकल्य वर्ण, तो काकल्य वर्ण किसे कहते हैं ह को। अगर पूछता है लुंठित या प्रकंपित, लुंठित या प्रकंपित वर्ण, तो लुंठित या प्रकंपित वर्ण, यानी अब देखिए काकल्य होता क्या है, काकल्य का मतलब होता है ऐसे वर्ण जो कंठ के पीछे के भाग से बोले जाते हैं, उसे क्या कहते हैं काकल्य कहते हैं। लुंठित या प्रकंपित का मतलब होता है ऐसे वर्ण जिसे बोलने में जिह्वा अपने ही स्थान पर कई बार नाचती हो, उसे क्या कहते हैं लुंठित या प्रकंपित वर्ण, ठीक। अब देखिए इसके बाद आपको मिलता है पार्श्विक, पार्श्विक वर्ण, पार्श्विक वर्ण में आता है आपका ल। पार्श्विक का मतलब होता है ऐसे वर्ण, यानी ऐसा वर्ण जिसको बोलने पर वायु जिह्वा के दोनों
तरफ से पास होती है उसे क्या कहते हैं? पार्श्विक वर्ण कहते हैं। ठीक, चलिए इसके बाद आपसे पूछता है आगत वर्ण। तो आगत वर्ण में ज और फ, इसके नीचे नुक्ता लगा हुआ होता है। ज और फ को कहते हैं आगत वर्ण। अब इसी में क, ख और ग भी आता है, इसी का है। लेकिन इसमें कहते हैं इसको तीनों को नवीन विकसित ध्वनि। इसी में नवीन विकसित ध्वनि के अंतर्गत इसको रख दिया गया है। ठीक, इसके बाद बात करता है अगर अर्ध स्वर की, तो य और व को क्या कहते हैं? अर्ध स्वर कहते हैं। ठीक, क्वेश्चन भी पूछ सकता है स्वर और व्यंजन का मध्यवर्ती वर्ण है। अगर पूछता है स्वर और व्यंजन का मध्यवर्ती वर्ण कौन सा है, तो वह होगा आपका य और व। इन दोनों को कहते हैं स्वर और व्यंजन का मध्यवर्ती वर्ण। ठीक, चलिए एक बार इसको भी स्क्रीनशॉट आप लोग मार लीजिए, आगे फिर चलते हैं। चलिए, हो गया होगा। आगे चलते हैं। अब इसके बाद हमको मिलता है वर्णों का। अभी तो हम वर्णों का वर्गीकरण पढ़ रहे थे, अब हमको मिलता है वर्णों का उच्चारण स्थान। वर्णों का उच्चारण स्थान। अब उच्चारण स्थान होता क्या है? उच्चारण स्थान होता क्या है? अभी आपको बताया गया कि जिह्वा जब किसी भी वर्ण को बोलने पर मुख विवर के जिस स्थान को स्पर्श कर देती है उसे क्या कहते हैं? वर्णों का उच्चारण स्थान कहते हैं। यानी अब देखिए, जैसे बताया गया था चलिए देखते हैं। जैसे ये उठा हुआ जो भाग है, जो यहाँ गले के पास उठा हुआ भाग है, इसको कहते हैं कंठ। एक बार फिर से देख लेते हैं इसे कंठ कहते हैं और इसे जिह्वा। ये जिह्वा है। अभी हम देखेंगे कि यहाँ से हम बोल कैसे पाते हैं। अभी बोल कैसे पाते हैं? यहाँ नाक से आई हुई सांस मिलती है, इसे क्या कहते हैं? तालु। यहाँ जहाँ दांत के जस्ट पीछे का खुरदुरा कठोर भाग होता है उसे कहते हैं मूर्धा। ठीक, और दांत को दंत, आगे के भाग को ओष्ठ, इसके बाद ये है नासिका। नासिका। ठीक, बताया गया कि जिह्वा जिस स्थान को स्पर्श करती है वही क्या होता है? वर्ण का उच्चारण
स्थान होता है। ठीक, अब देखते हैं, जैसे हम बोलते हैं क बोलते हैं तो क को जैसे हम बोलते हैं तो हमारा कंठ जोर देता है, लेकिन जीवा की स्थिति वैसे की वैसी बनी रहती है, इसलिए इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाता है? कंठ। यानी क ख ग घ ङ, अभी पूरा बताएंगे। आ हो गया, ह हो गया, विसर्ग हो गया। ठीक, इन सब का उच्चारण स्थान क्या हो जाता है? आपका कंठ हो जाता है। लेकिन क के बाद जैसे हम बोलते हैं च, अब बोल के देखिए क च, दोनों में अंतर आ रहा है। क बोलने पर हमारी जीवा का कोई भाग नहीं उठता है, लेकिन जैसे हम बोलते हैं च, जीवा के पीछे का भाग उठकर, यानी जीवा का ये भाग उठकर कहाँ स्पर्श हो जाता है? तालु पर स्पर्श होता है। तो इसलिए च छ ज झ आदि का उच्चारण स्थान कहाँ हो जाता है? तालु। ठीक, लेकिन अब उसके बाद जैसे हम च के बाद बोलते हैं ट च ट, जब हम ट को बोलते हैं तो जो हमारी जिह्वा होती है वह यहाँ से हटकर कहाँ जाती है? मूर्धा, दांत के जस्ट पीछे के भाग को स्पर्श करती है। ट ठ ड ढ, तो दांत के जस्ट पीछे के भाग को स्पर्श करती है, उस भाग को क्या कहा जाता है? मूर्धा। इसलिए ट ठ आदि का उच्चारण स्थान कहाँ हो जाता है? मूर्धा। ठीक, इसके बाद वो दंत आता है ना। जब ट के बाद हम बोलते हैं ट के बाद त थ द ध, तो जैसे हम बोलते हैं वैसे जीव हमारे किसे स्पर्श करती है? दंत को। इसलिए त थ आदि का उच्चारण स्थान कहाँ हो जाता है? दंत हो जाता है। फिर कहते हैं जैसे हम बोलते हैं प, अब जब हम प को बोलते हैं तो हमारे दोनों ओठ आपस में सटने लगते हैं। ठीक, बाकी और किसी वर्ड के उच्चारण में नहीं सटते हैं, तो इसलिए प आदि का उच्चारण स्थान कहाँ हो जाता है? ओष्ठ हो जाता है। इसके बाद जितने आपके पंचमाक्षर होते हैं उनका उच्चारण स्थान क्या हो जाता है? नासिका हो जाता है। टेट या सीटेट की तैयारी करने वाले जानते होंगे, संस्कृत में आपको पढ़ाया जाता होगा। अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, इचु यसा नाम तालु, ऋतु रसा नाम मूर्धा, ऋतु लसा नाम दंता, उपु पद्मानी नाम ओष्ठव, यमगणना नाम नासिका, यदौतो कंठ तालु, उदौतो कंठोष्ठम, वकार से दंतोष्ठम, जिह्वा मूलम मूलिस च। ठीक, तो इन सब के आधार पर हम उच्चारण स्थान को पढ़ेंगे। आज यहीं तक, आगे हम अगले वीडियो में देखते हैं। आशा करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो पसंद आया होगा तो आप लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और इसे आगे शेयर करिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास यह वीडियो पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस हिंदी के व्याकरण से अवगत हो सके और जो चीज़ वो नहीं पढ़े वो इस वीडियो में मिलेगा। अभी और अंदर तक हम जाएंगे इसके, ठीक है, ताकि वो यह जान सकें कि हमारे हिंदी व्याकरण में शक्ति है। और आप तो हिंदी पढ़ रहे हैं, हिंदी का दिल बहुत बड़ा होता है दोस्तों। यह हमें अनेक भाषाओं को अपने अंदर समाहित किए हुए है। अंग्रेजी में हिंदी शब्द आप नहीं पाएंगे, लेकिन हिंदी में अंग्रेजी के भी शब्द आपको मिलेंगे, अरबी के मिलेंगे, फारसी के मिलेंगे, डच मिलेंगे, यूनानी मिलेंगे। हर एक शब्द, हर एक भाषा आप हिंदी में पाएंगे। ठीक, तो आशा है कि आप सब अच्छे होंगे, हंसते रहिए। आगे अगली वीडियो मिलते हैं। चलिए, नमस्कार।